दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी मैं अपने चैनल के द्वारा आपको लगातार करवा रहा हूं और मेरा एक ही उद्देश्य है, आपकी निश्चित सफलता। दोस्तों, आपके जो एग्जामिनेशन की तिथि निर्धारित है वह है 18 दिसंबर। इस तिथि के पहले तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अगर उसका डिटेल देना हो या फिर उसका एमसीक्यू देना हो, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। साथ ही मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आपके लिए आता रहूंगा दोस्तों। और इसी क्रम में इस वीडियो में आपके लिए मैं मॉडल सेट नंबर 2 लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें मैं आपको उसी तरह से, जैसा कि मॉडल सेट नंबर 1 में मैंने आपके लिए डीएलएड सिलेबस और जीएस सिलेबस के लिए दो दो पार्ट में वीडियोस आपके बीच में पोस्ट किया था, तो उसी तरह से मॉडल सेट नंबर 2 में भी करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर मॉडल सेट नंबर 1 को आपने नहीं देखा है, उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है, तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप ये मॉडल सेट नंबर 1 के चारों पार्ट, यानी 2 पार्ट डीएलएड का और 2 पार्ट जीएस सिलेबस का, आप उसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। चलिए, आज मॉडल सेट नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहां तक मॉडल सेट नंबर 1 खत्म हुआ था, उसके आगे के प्रश्नों का संग्रहण है दोस्तों। और मैंने कोशिश किया है उसी तरह के प्रश्नों का रखने का जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, और इसे भी मैंने 2 पार्ट में बांटा है। यानी आज मैं आपके लिए मॉडल सेट नंबर 2 का डीएलएड सिलेबस का पार्ट 1 का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं। दोस्तों, जो भी ये 40 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और जो भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि इसे जानना जरूरी है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो डीएलएड सिलेबस के मॉडल सेट नंबर 2 के पार्ट 1 का जो फर्स्ट वीडियो है, वो है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। अब देखिए, बुद्धि लब्धि आईक्यू, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आईक्यू का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु गुने 100 बटा वास्तविक आयु। अब इससे आप काट लेंगे तो 25 से कट जाएगा, और 25 इंटू 5 कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 125। यानी दोस्तों, एक बच्चे की जो मानसिक आयु है, अगर 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी ऑप्शन नंबर ए 125। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले जो कुछ सार्वभौमिक गुण है ना, वो जन्मजात होते हैं। यह दावा कि सभी भाषाओं में जो होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण हैं वो जन्मजात होते हैं। ऑप्शन आप देखिए, बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नोम चॉम्स्की या ईसी टॉलमैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नोम चॉम्स्की। आगे भी सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लगातार देखें, एक एक बात को समझे, सुने, और जो इंपॉर्टेंट हो उसे नोट भी करते जाए। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है? यानी बच्चा जब कितने वर्ष का हो जाता है, तो उसमें वर्णमाला की पहचान हो जाती है। 3 वर्ष का हो जाता है, 4 वर्ष का हो जाता है, 5 वर्ष का हो जाता है, या 6 वर्ष का हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है ना, तो उसमें वर्णमाला की पहचान करने की का जो गुण है वो आ जाता है, उसका ज्ञान उसे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कई बार सीटेट हो, टेट हो, ये सभी तरह के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि कहते हैं शारीरिक वृद्धि और विकास को। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो इस तरह का बनाया है कि आपके एग्जामिनेशन में शायद पूछे जाएं। मैं गारंटी के साथ नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि अगर आप इन सभी मॉडल को देख लेंगे, सभी मॉडल सेट को देख लेंगे,
तो उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? अगर आप शैशवावस्था के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखेंगे तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर रखेंगे तो मैक्सिमम दोस्तों 2 सेकंड आपको समय लगेगा। देखिए ऑप्शन देख लीजिए। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया। आप देखिए जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की भी प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा, क्योंकि शैशवावस्था क्या है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। क्या नहीं होता है? चिंतन प्रक्रिया 0 से 2 वर्ष के जो शैशवावस्था का एज है उसमें नहीं होती, इसकी विशेषता नहीं है। यानी सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा भी प्रेरित होते हैं। किन गतिविधियों द्वारा? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। आप अभी तक जो 6 क्वेश्चन देखे होंगे आपको यह अंदाजा लग गया होगा सभी टॉपिक को टच किया गया है। अब सभी टॉपिक को टच किया गया है तो निश्चित है कि इससे प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा भी प्रेरित होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है ना, उन सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु क्या मानी जाती है? देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन बन रहा है। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो उसमें आपको फ्रायड याद रखना होगा। तो फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु क्या मानी गई है? 1 से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, या 12 वर्ष के पश्चात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 12 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप जरूर नोट कर ले, ये आप भूल सकते हैं, इसलिए इसको 2-4 बार आप अगर पढ़ लेंगे लगातार तो इसे भूलने की संभावना कम बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। जहां तक संज्ञान और भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार भाषा से पहले आते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा कि विचार भाषा से पहले आते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जीएफ स्किनर, या जेरोम ब्रूनर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बाहरी दुनिया के साथ संबंध विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन का आधार स्थापित करना खाली जगह का मुख्य पहलू है। यानी ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, शैशवावस्था का, प्रारंभिक बाल्यावस्था का, उत्तर बाल्यावस्था का, या पाठशाला अवस्था का। अब क्वेश्चन को मैं फिर एक बार से पढ़ता हूं। देखिए एक बार फिर से पढ़ता हूं। देखिए, बाहरी दुनिया के साथ संबंध विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन का आधार स्थापित करना किस अवस्था का मुख्य पहलू है? तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था का मुख्य पहलू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया। क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ें, कम से कम 2 बार जब आप उसको समझ लेंगे ना तो फिर वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह किसने परिभाषित किया? थॉर्नडाइक ने, सार्टेन ने, हल ने, या शेरमैन ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हल ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को खाली जगह में सक्षम बनाता है। अभी खाली जगह में क्या इसमें से फील होगा? देखिए, शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण रखने में, विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, छात्रों को बताइए कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, या एक निष्पक्ष तरीके से उन्हें शिक्षण का अभ्यास करवाना। अब क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ता हूं। मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को ऑप्शन नंबर बी यानी विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहने में सक्षम बनाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा
वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? समीप दूराभिमुख का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, या वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है? कौन नहीं है? तो देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों जो है दोस्तों, ये सिद्धांत है, यानी समीप दूराभिमुख का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कौन नहीं है? कि वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है, ये नहीं होती, इसलिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि या सांख्यिकीय विधि? तो बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम विधि ऑप्शन नंबर सी विकासात्मक विधि है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव को की बढ़ोतरी को खाली जगह कहते हैं। अब देखिए, अगर आपने वृद्धि और विकास चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो शारीरिक अंगों और संपूर्ण जीव की जब बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, इसको कहते क्या है? समवृद्धि, विकास, परिपक्वता या क्रम विकास? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, मैं तो आपको बता ही रहा हूं। आर्यन एक संकल्पना को अवधारणात्मक और सार्थक रूप से सीखने के बाद उस पर प्रश्न बनाने का प्रयास करता है। इस उदाहरण से विकास का कौन सा सिद्धांत संबंधित है? अब देखिए, यहां पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब आर्यन की संकल्पना को अवधारणात्मक और सार्थक रूप से सीखने के बाद उस पर प्रश्न बनाने का जो प्रयास करता है आर्यन एक संकल्पना को, तो इस उदाहरण में विकास का जो सिद्धांत प्रस्तुत होता है, जो संबंधित है, वो ऑप्शन नंबर ए है, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब देखिए, परिपक्वता को परिभाषित किसने किया था? इसके पहले मैंने आपको बताया था, हल ने। तो इसमें जो है क्वेश्चन कौन सा सही है? ऑप्शन, अब देखिए ऑप्शन ये है कि परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। ऑप्शन बी है परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। ऑप्शन सी है परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। वहीं ऑप्शन डी बोलता है कि परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की किशोरावस्था में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था में वृद्धि बाल्यावस्था के विपरीत होती है, क्योंकि शरीर के सभी अंग जो हैं एक साथ बढ़ते हैं। धड़ जो है पहले बढ़ता है, पैर पहले बढ़ते हैं, हाथ और पैर पहले बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथ और पैर पहले बढ़ते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु हो या मानव जाति का हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यह परिभाषा किसने दी है? आप इसे जरूर नोट कर लेंगे, सुन लीजिए। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुकरण या अनुसरण करती है। यह परिभाषा किसने दी है? अब देखिए, हरलॉक, पियाजे, स्किनर या जॉन डीवी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? कोल्ब, ब्रूस, फ्रायड, हरलॉक या स्किनर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रायड। फ्रायड जो है वो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इसका आंसर आप लगाएंगे, मैं तो बताऊंगा ही। देखिए, एक सृजनात्मक बालक की विशेषता है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कि असंभव वस्तुओं के बीच के संबंध को समझना, स्वभाव के इच्छुक, मिलनसार और महत्वाकांक्षी होते हैं स्वभाव से। ऑप्शन सी है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं तेजी से चिंतन और चुनौतियों का नया समाधान निकालते हैं। ऑप्शन डी है कि विभिन्न परिस्थितियों में अपसारी एवं अपरंपरागत चिंतन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये चारों सृजनात्मक बालक की विशेषता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जेपी गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है?
चिंतन में सहानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन या चिंतन में मौलिकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतन में समानुभूति। यानी जेपी गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन में समानुभूति, नहीं तो बाकी सभी है। समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता, क्या नहीं है? चिंतन में समानुभूति। नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनात्मकता के टॉरेंस परीक्षण से संबंधित नहीं है? असामान्य उपयोग संबंधित कार्य, युग्म संबंधित कार्य के बीच नया संबंध, उत्पाद सुधार संबंधित कार्य, पूछो और अनुमान करो संबंधित कार्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, युग्म संबंधित कार्य के बीच नया संबंध। यानी सृजनात्मकता के टॉरेंस परीक्षण में कौन संबंधित है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो भी और बाकी तीन ऑप्शन जो आपने देखा, असमान उपयोग संबंधित कार्य, उत्पाद सुधार संबंधित कार्य, पूछो और अनुमान करो संबंधित कार्य, ये संबंधित है। संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, युग्म संबंधित कार्य के बीच नया संबंध। नंबर 23, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति या संगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? प्रबोधन, उद्भवन, आयोजन या अनुवादन। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा उद्भवन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आप उद्भवन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया आपके लिए। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बेसुध हो जाता है और समस्या को दर्शाता है। इस चरण में व्यक्ति अप्रासंगिक जानकारी या असफल प्रयासों को भूल जाते हैं और कार्य को प्रभावी ढंग से करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। बैठना, चलना, दौड़ना और चढ़ना, ये किसके उदाहरण है? सूक्ष्म गामक विकास, स्थूल गामक विकास, मांसपेशीय विकास या संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों ये जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं ये सब ऑप्शन नंबर बी यानी स्थूल गामक विकास के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपने देखा बैठना, चलना, दौड़ना, चढ़ना, ये सभी स्थूल गामक विकास के सिद्धांत थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि लिखना, चित्रकला, वस्तुओं को पकड़ना, ये किसके उदाहरण है? सूक्ष्म गामक विकास के, स्थूल गामक विकास के, ज्ञानेंद्रिय विकास के या मांसपेशीय विकास के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म गामक विकास के ये सभी उदाहरण हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 एरिक एरिक्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर एरिक्सन के सिद्धांत को आपने पढ़ा होगा तो इसका तुरंत आप जवाब देंगे। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? प्रगाढ़ता बनाम अलगाव, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता या उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता। तो दोस्तों जो चौथी अवस्था है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। देखिए परिश्रम प्रियता बनाम हीनता जो एरिक्सन की चौथी अवस्था है, इसका जो एज है वो 6 से 12 वर्ष तक है। इसमें जो बच्चा होता है विद्यालय में होगा, विद्यालय का वातावरण पूरी तरह से नया होगा, शिक्षक और विद्यालय का जो वातावरण होगा उस पर कड़ी मेहनत करने का दबाव बनाता है और साथ ही उसके माता पिता भी उनकी उच्च उम्मीदों के कारण दबाव डालते हैं। और यही कारण है कि जो चौथी अवस्था का नाम दिया गया है परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। अगर बच्चा परिश्रम करता है, परिश्रम के प्रति उसके बेहतर रिजल्ट आता है तो बेहतर करता है, लेकिन अगर उसमें पीछे हो जाता है, अपने माता पिता को उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है। नंबर 27, एक बालक के व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या समाजमिति विधि। तो व्यक्तित्व का के मापन की जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली विधि। नंबर 28 है कि बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होते हैं? 0 से 1 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या 3 से 4 वर्ष। अब देखिए इसका जो सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 से 4 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, जब बालक हो जाता है तो इस अवस्था में बच्चों में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 29 को बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे। ऊंचाई और वजन के मामले में रिया की वृद्धि और विकास दर उच्च है, लेकिन उसकी मानसिक और सामाजिक विकास की गति
समान नहीं है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन देख लीजिए। वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती, विकास एक सतत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत भिन्नता, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अब ऊंचाई और वजन के मामले में रिया की वृद्धि और विकास दर उच्च है, लेकिन उसकी मानसिक और सामाजिक विकास की गति समान नहीं है। तो ये जो सिद्धांत जो दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण, शिक्षकों की कोई भागीदारी नहीं होगी क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, नियंत्रित कक्षा वातावरण या अधिनायक वर्ग का वातावरण। तो कौन सा बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि बच्चे की भावना को कौन इंगित नहीं करता है? खुशी, शोक, जिज्ञासा, सहनशीलता। तो देखिए, बच्चे की भावना का जो पहले इंगित करता है वो जान लीजिए। खुशी भी करता है, शोक भी करता है, जिज्ञासा भी करता है। कौन नहीं करता? ऑप्शन नंबर डी, सहनशीलता इंगित नहीं करता है। नंबर 32 है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का जनक डीवी, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी या रूसो? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है, बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, बालकों में व्यक्तिगत अंतर है, या सभी बालक बराबर हैं। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर सी, बालकों में व्यक्तिगत अंतर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी एग्जामिनेशन में आ सकता है दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ ECCE की अवधि कितनी है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 9 वर्ष। तो दोस्तों इसकी जो अवधि है, जैसा कि आपने नाम से देखा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो अवधि है वो ऑप्शन नंबर सी, 0 से 6 वर्ष। जो आंगनबाड़ी, जो 3 से 6 वर्ष के बीच में के जो बच्चे होते हैं, जो आंगनबाड़ी के में पढ़ने जाते हैं, वहां जाकर के अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से सीखते हैं, उसका ये एज है। तो इसमें क्या है कि देखभाल को भी इंगित किया है, जो बच्चों के देखभाल के लिए जो रिलेटेड होते हैं अवधि, उसको भी इससे संबंधित है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से 6 वर्ष। नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है? प्रश्नोत्तर, निगमन, आगमन या समस्या समाधान। अब देखिए, कौन सी विधि प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, समस्या समाधान जो है ये ऐसी शिक्षण विधि है जो प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? एकीकृत शिक्षा के साथ प्रत्येक छात्र को शिक्षा, स्कूल में जाति, पंथ और विकलांगता के बावजूद प्रत्येक छात्र को शिक्षा, प्रत्येक छात्र को उनकी विकलांगता, जाति और पंथ के बावजूद समान अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा स्कूल के परामर्शदाताओं और शिक्षकों द्वारा दी जा सकती है। समावेशी शिक्षा, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्येक छात्र को उनकी विकलांगता, जाति और पंथ के बावजूद समान अवसर प्रदान करना, यह समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 भी बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में समानता क्या शामिल होता है? क्वेश्चन ये है, तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन या अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन जो है बाल केंद्रित शिक्षा में जो शामिल होता है वह यही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम की विविधता, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम, गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। अब क्या है, पाठ्यक्रम की विविधता संबंधित है,
खेलकूद व्यतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास संबंधित है। भिन्न शिक्षण विधियां भी सम्मिलित है। कौन नहीं है? तो विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, यह संबंधित नहीं है। 39 है कि विद्यालयी क्षेत्रों में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, यानी कौन कौन है ये अगर आप जानते हैं तो कौन नहीं है क्लियर हो जाएगा। तो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन से उपागम इसमें सम्मिलित हैं ये जान लेते हैं। तो वार्तालाप कौशल है, परियोजना कार्य है, मौखिक प्रश्न है। कौन नहीं है? तो बहुविकल्पीय जो प्रश्न है ये उपागम नहीं है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, खाली जगह के रूप में जाना जाता है। प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग या प्रत्यक्षण। तो दोस्तों जब राजेश जो है गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है और उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, यानी क्या करता है? प्रेरणा देता है। तो ये किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरक के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों यह था मॉडल सेट नंबर 2 का डीएलएड सिलेबस का पार्ट 1 का वीडियो, जिसमें मैंने आपके बीच में 40 क्वेश्चंस रखे और सभी अगर आपने पूरा 40 क्वेश्चन देखा है तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आगे के जो 35 क्वेश्चंस होंगे इस मॉडल सेट नंबर 2 के पार्ट 2 का जो वीडियो होगा उसमें 35 क्वेश्चंस जो मैं आपके बीच में रखूंगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और जहां तक आपने देखा उसके आगे के जो डीएलएड सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है एक एक वीडियो। तो दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।